नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मिष्ट बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1913 ईस्वी में, 1931 में, 1934 में या 1910 ईस्वी में। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, मिष्ट बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ और साथ में ये भी बताना है कि यह किसकी रचना है। बिल्कुल से जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मिष्ट बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसकी रचनाकार कौन है? तो मिष्ट बंधु की रचना है। मिष्ट बंधु विनोद में कुल 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, मिष्ट बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। आपको बताना है कि मिष्ट बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो या विद्यापति। तो साथियों, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? मिष्ट बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? बिल्कुल से जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गोरखनाथ मिष्ट बंधुओं के अनुसार हिंदी का गद्य लेखक है। अब आप लोगों ने बताना है कि मिष्ट बंधु कुल कितने भाई थे। बताइए, मिष्ट बंधु कुल कितने भाई थे? बिल्कुल से मिष्ट बंधु जो है वो 3 भाई थे। इन 3 भाइयों के नाम क्या थे? श्याम बिहारी, शुक बिहारी और गणेश बिहारी। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा या भगवती प्रसाद सिंह। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताइए कि इस रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। किसकी रचना है निराला की साहित्य साधना? बिल्कुल से जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। यह एक जीवनी है जो 3 खंडों में लिखी गई थी। अब आप लोगों ने बताना है कि इसके लिए जो है रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था। निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1970 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। आपको बताना है कि दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। आपके पास ऑप्शन है गोदान, कायाकल्प, निर्मला या गबन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। और साथ में उस उपन्यास का रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों की अभिव्यक्ति मिली है। निर्मला का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही 1927 ईस्वी का उपन्यास है निर्मला। अब हम बात करते हैं कि गोदान का रचना काल क्या है। बताइए, गोदान का रचना काल क्या है? 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का ही उपन्यास है। और कायाकल्प, ये भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है 1926 ईस्वी का। और गबन 1931 ईस्वी का है, प्रेमचंद जी का उपन्यास। हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है।
आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। कुरुक्षेत्र रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। हमारा अगला प्रश्न है और इसका समय क्या माना जाता है? कुरुक्षेत्र का रचनाकार 1946 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आपको बताना है कि परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है क्रोचे, कॉलरिज, टी.एस. इलियट या लुकाच। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक टी.एस. इलियट थे। हमारा अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि सरयू पार की यात्रा किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र या यात्रा वृतांत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किस विधा की रचना है और साथ में ये भी बताना है कि किसकी रचना है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। सरयू पार की यात्रा एक यात्रा वृतांत है और इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? भारतेंदु जी की। ठीक है, और इसका समय 1871 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से रीतिमुक्त कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ठाकुर, आलम, सेनापति या घनानंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि अगर वह रीति मुक्त कवि नहीं है तो किस काव्य धारा के कवि हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सेनापति जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है बल्कि रीति सिद्ध कवि है। बाकी ये तीनों कवि ठाकुर, आलम, घनानंद ये रीति मुक्त कवि हैं और सेनापति रीति सिद्ध कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के सूत्रधार कौन थे? आपके पास ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, भामह, मम्मट या पंडित जगन्नाथ। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है आपको। बताइए, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के सूत्रधार कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, पंडित जगन्नाथ। हमारा अगला प्रश्न है, विशस्य विषमोषधम का नाट्य रूप क्या है? आपको बताना है कि विशस्य विषमोषधम का नाट्य रूप क्या है। आपके पास ऑप्शन है प्रहसन, भाण, गीतिनाट्य या नाट्य रूपक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बताइए, इसका नाट्य रूप क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह एक भाण है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी। ठीक है, और इसका समय 1876 ईस्वी का नाटक है ये और इसका नाट्य रूप भाण है। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है? आपको बताना है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। आपके पास ऑप्शन है पंचम सर्ग में, प्रथम सर्ग में, नवम सर्ग में या 10वें सर्ग में। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1931 ईस्वी की।
आपने बताना है कि इसके किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। आप जानते हैं कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग थे। ठीक है, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है। माली आवत देखी के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कालह हमारी बार में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में जो है वो कौन सा अलंकार है। माली आवत देखी के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कालह हमारी बार। आपके पास ऑप्शन है निदर्शना, प्रतीक, अनियोक्ति या समासोक्ति। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। इन पंक्तियों में जो है वो अनियोक्ति अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी, हेमचंद, विद्याधर या जैनाचार्य मेरुतुंग। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कुमारपाल प्रतिबोध जो कि एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है, इसके लेखक कौन है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी हैं और इसका समय 1241 विक्रम संवत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? आपको बताना है कि उत्तर प्रियदर्शी के रचनाकार का नाम। आपके पास ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, लक्ष्मी नारायण लाल या धर्मवीर भारती। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह अज्ञे जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है। पृथु और शुक्राचार्य किस नाटक के पात्र हैं? आपको बताना है कि पृथु और शुक्राचार्य किस नाटक के पात्र हैं। आपके पास ऑप्शन है कोणार्क, एक और द्रोणाचार्य, पहला राजा या लहरों का राजहंस। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। पृथु और शुक्राचार्य किस नाटक के पात्र हैं और साथ में ये भी बताना है कि उस नाटक के नाटककार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। पृथु और शुक्राचार्य पहला राजा नाटक के पात्र हैं। पहला राजा नाटक के नाटककार का नाम? किसका नाटक है पहला राजा? जगदीश चंद्र माथुर का। बिल्कुल सही। और कोणार्क के नाटककार का नाम बताइए। कोणार्क के नाटककार का नाम? ये भी जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। लहरों का राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा उपन्यास डॉक्टर देवराज का है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर देवराज का है। आपके पास ऑप्शन है अनामदास का पोथा, बाहर भीतर, आखिरी दाव या अमिता। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा उपन्यास डॉक्टर देवराज का है ये बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। बाहर भीतर जो उपन्यास है वो डॉक्टर देवराज का 1954 ईस्वी का है। अब हम बात करते हैं कि अनामदास का पोथा ये किसका उपन्यास है। बताइए। बिल्कुल सही। यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1976 ईस्वी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। आखिरी दाव
इसके रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा 1950 ईस्वी इसका रचनाकाल है, आखिरी दाव का। और अमिता किसका उपन्यास है? बताइए, अमिता के रचनाकार? अमिता यशपाल का उपन्यास है 1956 ईस्वी का। अमिता 1956 ईस्वी यशपाल जी का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि प्रभाकर माचवे की रचना है। प्रभाकर माचवे की रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, चीड़ों पर चांदनी, एक बूंद सहसा उछली, गोरी नजरों में हम, या हवा में तैरते हुए। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। बताइए, प्रभाकर माचवे की रचना कौन सी है? और साथ में कमेंट कर दीजिए कि बाकी रचनाएं जो है उनके रचनाकार का नाम भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। प्रभाकर माचवे की रचना है गोरी नजरों में हम। अब हम बात करते हैं कि चीड़ों पर चांदनी यह किसकी रचना है? बताइए, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार? बिल्कुल सही, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली अज्ञे जी की रचना है। हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? आपको बताना है कि भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे हैं। आपके पास ऑप्शन है 13, 8, 17 या 20। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटक लिखे हैं, और साथ में ये भी बताना है कि उनमें से कितने मौलिक नाटक लिखे हैं और कितने अनुदित नाटक। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 8 मौलिक नाटक हैं उनके और 9 अनुदित नाटक हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भारतेंदु जी का अनुदित नाटक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी या भारत जननी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से भारतेंदु जी का अनुदित नाटक कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, भारत जननी भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेद की हिंसा हिंसा न भवती, ये इनका मौलिक नाटक है और इसका समय 1873 ईस्वी है। प्रेम जोगनी का 1875 ईस्वी का नाटक है। और अंधेर नगरी, बताइए, अंधेर नगरी मैंने पिछली क्लास में बताया था इसका रचना का। बताइए, अंधेर नगरी का रचनाकाल क्या है, जिसकी रचना भारतेंदु जी ने एक रात में की थी। बिल्कुल सही, अंधेर नगरी का रचनाकाल है 1881 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, साकेत, विष्णुप्रिया, आद्रा या भारत भारती। तो साथियों, इसका सही आंसर बताइए। कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। अगर यह रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है तो किसकी है, साथ में ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। आद्रा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? सियाराम शरण गुप्त की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। ठीक है। और आद्रा भी किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की है, 1927 ईस्वी की। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि साकेत का रचनाकाल क्या है। बताइए, साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अभी हमने चर्चा की थी, इसमें कुल 12 सर्ग है। अब आप लोगों ने बताना है कि इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों का आंसर आया है कि इसका रचनाकाल 1931 है, उन्होंने एकदम सही बताया है।
और विष्णुप्रिया का रचनाकाल क्या है? विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की रचना है मैथिली शरण गुप्त की, और भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है गुप्त जी की। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आपको बताना है कि अज्ञे जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञे जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, और साथ में ये भी बताना है कि कब हुआ था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अब आपको बताना है कि अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके पास ऑप्शन है हरिघास पर क्षण भर, चिंता, कितनी नाव में कितनी बार या आंगन के पार द्वार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अज्ञे जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और साथ में ये भी बताना है कि कब मिला था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1978 ईस्वी में। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोगों ने बताना है कि अज्ञे जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और कब मिला था। आपके लिए प्रश्न है कि अज्ञे जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और कब मिला था। देखती हूँ किन किन साथियों का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। आपको बताना है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। आपके पास ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी का वास्तविक नाम है। अब आप लोगों ने बताना है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। ये 2 प्रश्न जो है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रतिनाथ की चाची किसका लिखा उपन्यास है। आपको बताना है कि रतिनाथ की चाची किसका लिखा उपन्यास है। आपके पास ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या बालकृष्ण भट्ट। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बताइए रतिनाथ की चाची किसका लिखा उपन्यास है। बिल्कुल से। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भिखारी दास की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना भिखारी दास जी की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है रस सारांश, रसराज, काव्य निर्णय या श्रृंगार निर्णय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना भिखारी दास जी की नहीं है। अगर यह रचना भिखारी दास की नहीं है तो किसकी है, साथ में ये भी बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। मैंने सारी क्लासेस जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। बताइए भिखारी दास की रचना नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रसराज जो है वो भिखारी दास की रचना नहीं है।
किसकी रचना है? मतीराम की। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि हमारे साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।